हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। दिस इज़ वरुण अगेन, वापस आ चुके हैं। देखो, इकोनॉमिक्स की लेक्चर सीरीज चल रही है। हम ऑलरेडी जियोग्राफी स्टार्ट कर चुके हैं, पॉलिटी स्टार्ट कर चुके हैं, बाकी भी करेंगे धीरे धीरे, बहुत कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आज हम जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक में है टैक्स एक्सपेंडिचर एंड बजटरी पॉलिसीज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार, थोड़ा सा ना बहुत अच्छे से करो। मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। एक दो दिन में आपके पास आ जाएगी वो वीडियो। उस वीडियो के अंदर एक्चुअली मैं आपको बताऊंगा कि आपको हाउ टू क्रैक 2023 यूपीएससी प्री इन जस्ट इन अ ब्रीफ वे। 2 महीने बचे पड़े हैं, ऑलमोस्ट 2 महीने के अंदर सब कुछ खत्म कर दो यार, जो बचा हुआ ना सब खत्म करो। एक कुछ ये मान के चलो 8-10 पेजों की बनेगी जो मैं बताऊंगा आपको। एक दिन में ख़त्म कर लेना पूरा का पूरा टॉपिक्स उठा के। मैं आपको ये कंफर्म कह सकता हूँ कि आपके 20 नंबर उसमें से कहीं नहीं गए। 20 नंबर डेफिनेटली कह रहा हूँ कि 20 नंबर का आपके क्वेश्चन डायरेक्टली वहीं से आएंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अभी पढ़ लेते हैं उसे। टैक्स एक्सपेंडिचर बजटरी पॉलिसीज क्या होती है। देखो, टैक्स एक्सपेंडिचर होता क्या है। अब मतलब क्या है इसका, क्यों एक्चुअल में ज़रूरी क्यों है इकोनॉमी के लिए। अब देखो, जब हम टैक्स एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो टैक्स एक्सपेंडिचर में हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये होता क्या है। गवर्नमेंट टैक्स एक्सपेंडिचर का क्यों इस तरीके से फॉलो करती है। देखो, जब आपके पास ऊपर एक ना टैक्स का बर्डन पड़ने लग जाता है, ठीक है, आपको आप बहुत ज़्यादा टैक्स देना चालू कर जाता है, आपकी कंपनी से या फिर आप खुद हो, तो गवर्नमेंट क्या करती है, आपको कुछ ना सब्सिडीज देना चालू कर देती है। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट आपको सब्सिडीज दे रही है ताकि आपको टैक्स ज़्यादा ना देना पड़े, तो उसको बेसिकली टैक्स एक्सपेंडिचर के तौर पे काउंट करती है गवर्नमेंट। ठीक है, टैक्स एग्जाम्पशंस और टैक्स इंसेंटिव्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ लो रेट ऑफ टैक्स रिलेटेड टू द नॉर्मल रेट्स। ठीक है, 10% है, लेकिन आपको गवर्नमेंट ने बोला कि ऐसे ऐसे करके आपको 7% देना पड़ेगा, उसके ऊपर सब्सिडीज दे दी, तो नॉर्मली ये हो गया आपका टैक्स एक्सपेंडिचर। Tax expenditure are revenue losses attributable to tax provisions that often result from the use of the tax system to promote social goals without incurring direct expenditures। ठीक है, ये बेसिकली क्या होते हैं जो सोशल गोल्स हैं। सोशल गोल्स क्या हो गया, यानी कि इनइक्वालिटीज। सोशल गोल है गवर्नमेंट की तरफ से, इनइक्वालिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ती है, जो अमीर है वो बहुत ज़्यादा अमीर हो रहा है, जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है। तो गवर्नमेंट इस पॉलिसी को यानी कि इस सिचुएशन को अच्छा नहीं माना जाता है। तो एट द एंड गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कुछ ना कुछ बैलेंस में लाना पड़ेगा। जो इसके अलावा जो हमारी एक रिपोर्ट आती है, मुझे रिपोर्ट का नाम याद नहीं आ रहा है, एक रिपोर्ट पब्लिश होती है जो कि एक्चुअल में बताती है कि आपका जो इनइक्वालिटीज है आपकी कंट्रीज में वो कितनी बढ़ रही है। ठीक है, एक प्रथम की रिपोर्ट आती है, वो शायद स्कूल्स के लिए होती है, और इसके अलावा एक दो और है, एग्जैक्टली आती है बट यस। ठीक है, ऑक्सफैम रिपोर्ट, यस एग्जैक्टली ऑक्सफैम रिपोर्ट आती है, तो वो है, वो इनइक्वालिटीज बताती है। नॉर्मली दीज एग्जाम्पशन आर जनरेटेड फॉर पर्टिकुलर पर्पस एज टैक्स इंसेंटिव्स। ओके, इनको बेसिकली टैक्स का इंसेंटिव कहा जाता है जब आपको 10 की जगह 7% ही पे करना हो। ऑलरेडी 2013 में क्वेश्चन पूछ चुकी है यूपीएससी इसके ऊपर। अब फॉलो किया, व्हाट इज द मीनिंग, क्या है टैक्स एक्सपेंडिचर का, टेकिंग हाउसिंग सेक्टर और एचआरए के ऊपर आपको ये सब कुछ है ना। तो एक्सपेंडिचर एंड जो भी इसकी जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देखते हैं। अब टैक्स एक्सपेंडिचर आर एसोसिएट विद द बजट। ऑब्वियसली बात है, बजट के साथ एसोसिएट होगा। Though many are familiar with the concept of subsidies, its impact on Indian economy, it seems not everyone know the details of tax expenditure. ठीक है, tax expenditure are more or less has the same impact as subsidies as necessary evil। ठीक है, जो हम सब्सिडीज में काउंट करते हैं, सब्सिडीज क्या होती है, गवर्नमेंट क्या कहती है, सब्सिडीज देना चालू करती है। आपका 1100 रुपये का सिलेंडर है, गवर्नमेंट कहती है आप 300 रुपये हमसे ले लो, कोई इशू नहीं है, आपको कितने का पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 800 रुपये का। तो 300 रुपये की सब्सिडी दे दी, तो क्या हो गया, एक तरीके से आपको सब्सिडी दे दी, ये आपको एक एक्सपेंड, ये मान के चलिए एक इंसेंटिव दे दिया आपको। ठीक है, इस तरीके से। तो टैक्स एक्सपेंडिचर कैन टेक मैनी फॉर्म्स। सम रिजल्ट फ्रॉम टैक्स प्रोविजंस that reduce the present value of taxable income through deferred allowance or special inclusion, exemption, deduction, gross income, other effect as household after tax income। तो अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, अगर आप एक अर्निंग पर्सन है, आप सैलरीड पर्सन है, आपकी सैलरी आती है, आपकी एक ग्रॉस इनकम होती है, आपकी एक होता है आपका सीटीसी पार्ट। ठीक है, कॉस्ट टू कंपनी बेसिकली उसे कहते हैं। तो वो जो आपका सीटीसी पार्ट होता है, सीटीसी पार्ट में यानी कि उसके अंदर आपको काफ़ी चीज़ें दी जाती हैं। आपका ईपीएफ कटता होगा, पीएफ कटता होगा, आपका हेल्थ के जो बेनिफिट्स हैं आपको वो कटते होंगे। इसके अलावा फिर अलग से एनपीएस कटता होगा, नेशनल पेंशन स्कीम, वो कटता होगा। ये सब कुछ कटने के बोनस होता होगा, ये सब कुछ कटने के बाद आपके पास एक इनकम आती है जिसे बोलते हैं इन हैंड सैलरी। वो जो इन हैंड सैलरी होती है उसमें भी आपके दो पार्ट होते हैं। ठीक है, एक आपका होता है बेसिक पे, और बेसिक पे के बाद उसके अलावा कुछ मिसलेनियस अलाउंस आपको दिए जाएंगे उसमें, प्लस उसके बाद आपको उसके अंदर एचआरए दिया जाएगा। ठीक है, तो एचआरए क्या होगा, बेसिकली हाउस अलाउंस कहते हैं। ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस जो भी होता है वो आपको मिलता है।
तो वो आपका बेसिकली टैक्स में आपको एग्जाम्पशन के द्वारा एग्जाम कर दिया जाता है सब्सिडीज के तौर पर कि आपको हटा दो। अब आपका मान के चलो 10 लाख का पैकेज है, लेकिन आपका जो बेसिक पे जो आपका जो इन हैंड सैलरी है वो 8 लाख का बचा। 80% होता है बेसिकली, 75 to 80% आपका इन हैंड रहता है। तो जो 80% है, 80% में आपका इन हैंड रहा, लेकिन 80% में भी क्या करा कि 50% आपका उसका बेसिक पे है और 50% आपका मिसलेनियस प्लस आपका वो मिला के है। यानी कि 4 लाख रुपए आपका इन हैंड सैलरी है। ठीक है, 4 लाख मानेंगे, और 4 लाख में आपको क्या करेंगे, 2 लाख रुपए आपका एचआरए मिल जाएगा और 2 लाख रुपए का आपका मिसलेनियस मिल जाएगा। तो इस तरीके से काटते हैं, यानी कि 4 लाख के ऊपर अब आपकी इनकम काउंट होगी। एचआरए तो आपका एग्जाम था ही, उसके ऊपर आपका टैक्स नहीं लगेगा। तो इस तरीके से चलता है। वाई टैक्स एग्जाम्पशन गिवन आर कॉल्ड टैक्स एक्सपेंडिचर? क्यों? If government didn't give any tax exemption, this deducted amount would have belonged to government itself. अगर गवर्नमेंट इसको नहीं डिडक्ट करेगी, नहीं सब्सिडीज देगी, तो डायरेक्टली गवर्नमेंट के अकाउंट में जाएगा। उसके बाद क्या होगा? द टैक्स एक्सपेंडिचर आर नॉट डायरेक्ट स्पेंडिंग। ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट का पैसा खर्च ही नहीं होगा। गवर्नमेंट के पास में क्या होगा, जितना गवर्नमेंट ने टैक्स मांगा था उतना आपने भर दिया। बाय गवर्नमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स एक्सपेंडिचर इज दैट गवर्नमेंट इज गिविंग बैक मनी टू अचीव सर्टन सोशल गोल्स लाइक स्ट्रेंथनिंग हाउसिंग सेक्टर, industrial sector, but in actual sense government is not collecting money to be redistributed later but gives away tax exemption। ठीक है कि हाँ भैया आपको, यानी कि गवर्नमेंट को सोशल गोल्स करने हैं, इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करना है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ाना है। अब फॉर एन एग्जांपल के लिए आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर टैक्स दे रहे हो, ठीक है। गवर्नमेंट क्या कहती है, आप इंपोर्ट करना चाहे, आप एक्सपोर्ट, आप जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करोगे, इंपोर्ट मत करो, एक्सपोर्ट करोगे, तो एक्सपोर्ट करने पे जो आपका पैसा लग रहा है, मान के चलो 10% आपका उसके ऊपर टैक्स लग रहा है, तो हम आपको 3% की सब्सिडी दे देंगे। तो आप यानी कि आपको सिर्फ 7% ही देना, 3% हम देंगे। तो ये क्या करती जाएगी गवर्नमेंट, जो आपका एक्सपोर्ट है वो बढ़े, इस वजह से गवर्नमेंट आपको आपको ये कह रही है कि भैया आपको 3% की सब्सिडी या 4%, 5% की सब्सिडी हम देंगे। यानी कि आपको सिर्फ 5% ही टैक्स देना, बाकी कुछ नहीं देना, आप एक्सपोर्ट करो। तो इससे क्या होगा, कंट्री की इकोनॉमी स्ट्रेंथ होगी, कंट्री के पास पैसा आएगा, फॉरेन इनकम एफडीआईस आएगी, ठीक है, फॉरेन करेंसीज आएगी, तो कंट्री को एक तरीके से पावरफुल बनाती है चीजें। तो यही रीजन होता है गवर्नमेंट डायरेक्टली आपको ना देके इनडायरेक्टली आपको कहीं ना कहीं सब्सिडाइज कर रही है, आपको इंसेंटिव दे रही है। टैक्स एक्सपेंडिचर एंड बजटरी पॉलिसीज इन हाउसिंग सेक्टर। देखो हाउसिंग सेक्टर में भी ये होता है, आपको एचआरए मिलता होगा, डिडक्शन होता है एचआरए का आपका, वायरस अदर इनकम टैक्सेस डिडक्ट। तो मेडिकल प्रीमियम जो मैं आपको बता रहा था, इस पे आपको मिलता है। इंटरेस्ट पेमेंट, प्रिंसिपल पेमेंट, जो भी हाउसिंग होता है, आपने हाउसिंग का लोन ले रखा है उसको भी आपको एग्जाम कर देते हैं, भाई आप लोन ले लो, उस पर आपका टैक्स नहीं कटेगा। तो ये भी ठीक होता है। टैक्स एक्सपेंडिचर आपको कहाँ मिलती है, बैंकिंग और हाउसिंग में, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कितने का कितना नहीं, ये छोड़ दो, बस इतना ध्यान रखो। It should be noted that due to various policies of government, the number of person who own house have increased. Moreover, the people can afford to spend infrastructure as they don't have to give taxes. हाँ, ये अब देखो ऑब्वियस सी बात है, जब लोगों की इनकम ज़्यादा होगी तो गवर्नमेंट, अब देखो जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ हैं, जो एमएनसीज के एम्प्लॉयज़ हैं ना, दे नोज कि उनका खुद का घर होने के बाद भी वो कंपनीज में दिखाते हैं कि हम रेंट पे रहते हैं, वो अपना 12-12 हज़ार, 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपये का रेंट ही दिखाते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अपना बेसिकली टैक्स टैक्स बचाते हैं। एंड गवर्नमेंट की नज़रों में क्या होता है कि बेसिकली अब हर किसी के पास अपना घर है, हर कोई यानी कि घरों में रह रहा है, हर कोई अच्छी अच्छी इनकम है, तो गवर्नमेंट के पास एक डेटा जाता है जो बेसिकली रॉन्ग होता है। हालांकि ये करना नहीं चाहिए, बट गवर्नमेंट एज मच एज जितना ज़्यादा टैक्स बढ़ाती जाएगी, हमें तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, तो लोग करते हैं, तो दैट्स ईजी, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बट हाँ चलती है चीज़ें। टैक्स एक्सपेंडिचर बजट। अब देखो, जो द टैक्स एक्सपेंडिचर बजट कंप्राइज द एस्टिमेटेड रेवेन्यू लॉसेज एट्रीब्यूट। ऑब्वियसली बात है, रेवेन्यू लॉस होगा, गवर्नमेंट के पास टैक्स एक्सपेंडिचर दे रही है जो उसे मिल सकता था, बट ये टैक्स के तौर पर गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है। बट जब डायरेक्टली घुमा फिरा के देखो, कोई भी चीज़ सीधी सीधी तो काम करती नहीं, ये सबको पता है। कपिल शर्मा शो वाला शो देखा होगा ना, जिसमें वो जो मोटा सा आदमी होता है, मुझे नाम याद नहीं है, वो कहता है कोई भी चीज़ सीधी नहीं होती। तो उसी तरीके से तो यहां पर भी टैक्स का बेनिफिट गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट को तो लॉस हो रहा है टैक्स पे कि गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है, लेकिन डायरेक्टली गवर्नमेंट को लॉस ना हो, गवर्नमेंट इसके लिए भी एक तगड़ी पॉलिसी बनाती है। अब फॉर एन एग्जांपल के लिए मान के चलो आप एक्सपोर्ट करते हो, आपने शर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, प्याज कर रहे हो, आलू कर रहे हो, मिर्ची कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडी दिया, इंसेंटिव दिया कि आप एक्सपोर्ट करो, आपने एक्सपोर्ट किया, आप पोर्ट पे जाओगे, वहां से सारी चीज़ करोगे, टैक्स वैक्स दिया, गवर्नमेंट ने बोला 5% ही देना, 10% का था, 5% दो, 5% हम देख लेंगे। गवर्नमेंट ने 5% दिया आपको, आपने बेच दिया, आपका क्या हुआ, आपका एक्सपोर्ट सस्ता हो गया, आपका एक्सपोर्ट सस्ता हुआ, वहां पर गया, आपको पेमेंट आया, पेमेंट आने के बाद में क्या होगा, फॉरेन करेंसी में आएगा, गवर्नमेंट उसमें कुछ ना कुछ कट करेगी। ठीक है, गवर्नमेंट के पास क्या होगा, फॉरेन करेंसी आई। अगर गवर्नमेंट कट भी नहीं कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, आप अपने पास क्या कर रही है, फॉरेन करेंसी जमा कर रही है। आपको तो रुपये में ही काम करना है ना, अब इंडिया के अंदर रह के डॉलर में थोड़ी काम कर लोगे, आपको रुपये से ही काम करना पड़ेगा।
तो आपका जो रुपी से जो आप काम कर रहे हो तो वहां से तो आपको फॉरेन करेंसी आ रही है। कोई यूएसए में बैठा हुआ इंसान या फिर जो अरब में बैठा हुआ इंसान वो आपको रुपी में पेमेंट तो करेगा नहीं। तो इस वजह से आपको बेनिफिट, तो कंट्री को बेनिफिट चालू हो जाएगा। कंट्री की जो फॉरेन करेंसी है, जो फॉरेन रिजर्व है वो बढ़ जाएगा कंट्री की, यानी कि इससे क्या हो जाएगी, पावर बढ़ जाएगी। आईएमएफ में बाकी जगह में उसकी यानी कि उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, उसकी पावर बढ़ेगी। तो ये सारी चीजें ना बहुत अलग तरीके से कंट्री का एक टाइम पे क्या होगा कि हमें, यानी कि हमारे पास इतना फॉरेन रिजर्व्स होगा कि हम अपनी सिचुएशन खुद ही हैंडल कर पाएंगे। तो बहुत सारी चीजें घुमा फिरा के चलती हैं इकोनॉमी में, ध्यान रखना। एग्जाम्पशन, डिडक्शन, नॉन रिफंडेबल क्रेडिट, डेफरल, प्रेफरेंशियल रेट्स, टैक्स कोड, ये सब कुछ चलता रहेगा, ये ठीक है, जान दो। वॉल्यूम ऑफ टैक्स एक्सपेंडिचर एंड सब्सिडीज, देखो हम क्या सोचते हैं कि जो टैक्स एक्सपेंडिचर है या फिर कुछ भी है, सॉरी पीछे से लाइट आ रहा है। जो टैक्स एक्सपेंडिचर है या फिर कुछ भी है वो सब कुछ एक तरीके से ठीक है चल रहा है, जो मैंने आपको बताया वही है। द रेवेन्यू फोरगोन फॉर कॉर्पोरेट एंड पर्सनल इनकम टैक्सेस, स्टेट एंड कस्टम ड्यूटीज अमाउंट नियर 6.5% ऑफ जीडीपी, ठीक है। एज शेयर ऑफ रेवेन्यू रियलाइज फोरगोन रेवेन्यू काउंट्स 80%, इट इज क्लियर बाय दिस बाय नाउ मीन्स ए मिगर अमाउंट, यानी कि हम एक बड़ा अमाउंट होते हैं। अब इसका कहने का मतलब क्या है वो समझ लो। देखो, कॉर्पोरेट एंड द पर्सनल इनकम टैक्सेस, ठीक है, एंड स्टेट के जो भी होते हैं, एंड कस्टम ड्यूटीज अमाउंट नियर 6.5% ऑफ जीडीपी, यानी कि जीडीपी आपकी 10 रुपए की है, ठीक है, सॉरी 100 रुपए की आपकी जीडीपी है, तो उसमें से 6.5 रुपए का सिर्फ इसमें से आपके पास टैक्स आता है, ठीक है, सिर्फ टैक्स है, जो कि आपका पर्सनल टैक्स होता है, कॉर्पोरेट टैक्स होता है और स्टेट टैक्स होता है। एज ए शेयर ऑफ रेवेन्यू रियलाइज द फोरगोन रेवेन्यू अकाउंट्स ओवरऑल 80%, यानी कि यहाँ से हमारे पास 80% का जो शेयर है वो हमें इस तरीके से देना पड़ता है, ठीक है। तो ये मान के चलो जब 6.5% से आपका जीडीपी का सिर्फ यहीं से आने में लग रहा है, तो आपके लिए एक बड़ा लॉस हो जाता है ना। लेकिन गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से मैनेज करती है, जैसे मैंने आपको बताया ना सब्सिडीज में, बाकी सारी चीज़ों में, तो इस तरीके से चलता है। यू माइट हैव हर्ड पोजिशन पार्टी शाउटिंग अबाउट क्रोनी कैपिटलिज्म, जो हम क्रोनी कैपिटलिज्म की बात करते हैं, एंड एक्सेस फेवर डन बाय टू द कॉर्पोरेट्स। यस यू कैन कनेक्ट टैक्स एक्सपेंडिचर, राइट। अब क्या होता है क्रोनी कैपिटलिज्म, क्या फॉर एन एग्जांपल के लिए, आप जो अभी सिचुएशन जो हम कहते हैं कि गवर्नमेंट और मोदी इज जस्ट फेवरिंग टू अडानी एंड अंबानीज, तो उसका एक मेजर रोल होता है। देखो, कोई भी गवर्नमेंट ना कोई बिना रीजन के नहीं करती। देखो यहाँ पर आप कह सकते हो कि दे आर फंडिंग टू द मोदी, कि हाँ भाई मोदी को फंडिंग हो रही है उसकी वजह से, ताकि उसके इलेक्शन में फंडिंग हो, पैसा पैसा लगाया जाए ताकि मोदी विन कर पाए। एक रीजन हो सकता है एक्सेप्टेबल। दूसरा रीजन क्या होगा, जब आपकी कंट्री को आपको स्टेबल बनाना पड़ेगा ना, जब आपको पावरफुल बनाना पड़ेगा, तो आपकी कंट्री के अंदर जो कॉर्पोरेट कंपनीज हैं आपको उसको पावरफुल करना पड़ेगा। क्योंकि कॉर्पोरेट इज द वे जहां पर सिर्फ गवर्नमेंट पावरफुल होगी वो नहीं चल सकता, आपका कॉर्पोरेट सेक्टर भी आपका पावरफुल होना चाहिए। आपका कॉर्पोरेट सेक्टर पावरफुल होगा, ऑटोमेटिकली आपकी कंट्री की जो आपका रेवेन्यू है, जो टैक्स है, वो बढ़ता चला जाएगा। और कॉर्पोरेट सेक्टर पावरफुल कब होगा, उसको सेक्टर को पावरफुल करने के लिए आपको सब्सिडीज और इंसेंटिव देना पड़ेगा, ठीक है। आपको जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा, ताकि वो अपनी कंपनीज को, अपनी चीज़ों को स्टेब्लिश कर पाए। तो यही रीज़न होता है कि हम बात करते हैं, इसी पे चिकन तिल्ली चलती रहती है, क्रोनी कैपिटलिज्म को बंद करो। यार इनको बंद करना भी ना ईजी नहीं होता है, इनको बंद कर दिया ना काफ़ी, ये मान के चलो करोड़ों लोगों की जान खतरे में आ जाएगी, इंडिया इतना गरीब हो जाएगा, इतनी चीज़ चली जाएगी, पूछो मत। तो क्रोनी कैपिटलिज्म इट्स बेटर फॉर सम टाइम्स बट नॉट ऑल द टाइम। लाइक आज की डेट में अगर मैं यूएसए की कंडीशन बताऊं, तो यूएसए बेसिकली एक कैपिटलाइज कंट्री है। हालांकि वो अपने आप को कंसिडर नहीं करते कैपिटलिस्ट टोटली, बट दे आर कैपिटलाइज। यानी कि वहां पर ये मान के चलिए कि अगर एक बंदे, मोस्ट ऑफली वहाँ पर जो लोग हैं वो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर पर डिपेंडेंट है, गवर्नमेंट सेक्टर का वहाँ ऐसा कोई सीन नहीं है। वहाँ मोस्ट ऑफली बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर पे। हर किसी को पढ़ना है तो एक अच्छी कंपनी के अंदर जॉब लेनी है, एक अच्छा बढ़िया स्टेबल चीज़ों में जाना है इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो वहां क्या होता है, वहां किसी की जॉब चली गई या कुछ भी, वहां से जॉब से निकालना सिर्फ चुटकियों का काम है। आपने कोई काम गलत किया, ज्यादा डिस्कशन नहीं करते, यू आर फाइट, गेट आउट, वापस आने की जरूरत नहीं, ये सब कुछ काम। तो इस तरीके को कहते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म। दे जस्ट वांट के उनका काम होना चाहिए, उनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, एम्प्लॉय से कोई लेना देना नहीं है। तो लेकिन ये चीज़ें फेवरेबल नहीं होती है, ठीक है। आपकी कंट्री क्रोनी कैपिटलिज्म होगा, कैपिटलाइज कंट्री होगी, आपकी चीज़ें बढ़ेगी, मार्केट लीड करेगी, बट नॉट ऑल द टाइम। आपको सोशल और गवर्नमेंट दोनों चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा, मिक्स इकोनॉमी चाहिए होती है आपको, ठीक है। तो यस, एंड द मे बी द वन ऑफ द रीजन वाई यूपीएससी आस्क्ड दिस क्वेश्चन, क्यों पूछा गया था बेसिकली, बट यूपीएससी वाज कंसर्न ओनली अबाउट हाउसिंग सेक्टर, so the answer should also be written from the past of perspective, highlight the positive and the negative। यार देखो, जब भी आप यूपीएससी का आंसर राइटिंग कर रहे हो ना, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा,
आप हमेशा किसी के फेवर में बात नहीं कर सकते, आप किसी के फेवर में नहीं लिख सकते। ठीक है, आप किसी पॉलिटिकल पार्टीज का डायरेक्टली उसका नाम नहीं लिख सकते। अगर आपको कुछ गलत लग रहा है, कुछ क्वेश्चन आ गया है, डायरेक्टली आप किसी को पिन पॉइंट नहीं कर सकते। आपको फेवर और आपको फेवर में और अपोज में दोनों में आपको पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, प्लस इनका एक मिक्स रूप लिखना पड़ेगा, एक मिक्स होना चाहिए। उसके बाद आप कंक्लूजन दोगे। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या दिया, इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद में फिर आपने एक यानी कि एक्शन, आपने इंट्रोडक्शन दिया, फिर उसने आपने उसके पोजिशन, आपने उसके मान के चलो आपने फेवर में पॉइंट्स बता दिए। ठीक है, फिर उसके बाद में यानी कि जो आपका होगा, ठीक है, उसके बाद पूरा का पूरा, उसके बाद फिर आपने इसके नेगेटिव में चला गए, फिर आप नेगेटिव में चले गए। फिर आप इन दोनों को मिक्सअप करके एक बार लिख सकते हो कि हाँ इन दोनों का अगर ऐसे चलता है तो ऐसे हो सकता है। देन एंड में आप एक कंक्लूजन दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से चलता रहेगा। एक क्वेश्चन के अंदर 3 फॉर्म्स होते हैं, आपको तीनों या चारों फॉर्म्स को ध्यान से देखना पड़ेगा। ओके, चलो आगे देखते हैं। तो ओके, आज के लेक्चर में बस इतना ही है। ये था हमारा टैक्स एक्सपेंडिचर। होप आपको समझ में आ चुका होगा। एक दूसरी सीरीज लेके आ रहा हूँ जिसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं आंसर राइटिंग से, तो अच्छे से समझ में आएगा। सिर्फ या 15 मिनट में देखो पूरा टैक्स एक्सपेंडिचर खत्म हो गया, जिसमें हमने बातें ज़्यादा की हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। दोबारा मिलते हैं नए लेक्चर में, नई सीरीज़ में, और अच्छे से पढ़ेंगे। चलो बाय बाय, थैंक यू। सब्सक्राइब और लाइक कर देना यार, ज़रूरी है थोड़ा सा। बाय बाय।